अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के नेक्स्ट लेसन के साथ आपके सामने आज जो राइटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये 20th सेंचुरी के अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट नेम्स in terms of literature, in terms of criticism, in terms of poetry, in terms of philosophy, T.S. Eliot. T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, इनका पूरा नेम. He was born in America in the state of Missouri on 26 September 1888. He was one of the descendants of a New England family, people who migrated from England and they settled in America. New England एक इनकी स्टेट है जहाँ से इनका ताल्लुक़ था. T.S. एलियट ने अपनी जो एजुकेशन थी वो अपनी इनकी खुशकिस्मती कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस इनको मिले वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की. लाइक ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ही वेंट टू पेरिस. पेरिस में इन्होंने एजुकेशन हासिल की. ऑक्सफोर्ड गए, लंदन आए. लंदन में इनको कुछ जॉब्स वगैरह भी की. एक बैंक जॉब कर रहे थे तो एट द सेम टाइम एक न्यूज़पेपर के असिस्टेंट एडिटर भी रहे. एक पब्लिकेशन थी द ईगोइस्ट के 1917 टू 1918. और 1923 में इन्होंने द क्राइटेरियन के नाम से जो एक मैगज़ीन था जिसके ये इन्होंने ज्वाइन किया, ये उसके एडिटर रहे. बाद में ये डायरेक्टर बने फेबर एंड फेबर पब्लिकेशंस के, जो बहुत बड़ा नाम है इंग्लैंड के अंदर पब्लिकेशन के हवाले से. सो ज़िंदगी का ये सफ़र इनका जारी है. 1927 ना ब्रिटिश 1927 से पहले इनकी लाइफ में एक आप कह लें थोड़ी सी चेंज आई. बाय बर्थ ही वॉज नॉट दैट मच अ बॉर्न क्रिश्चियन और अ रिलीजियस पर्सन. लेकिन जब ये 1927 में इंग्लैंड में थे तो इन्होंने एंग्लिकन चर्च ज्वाइन किया एंड ही बिकेम अ क्रिश्चियन. तो ये ब्रिटिश नेशनैलिटी इनको मिली. इन्होंने एंग्लिकन चर्च ज्वाइन किया और एक एंग्लिकन क्रिश्चियन बने. तो यहाँ से ऑनवर्ड फ्रॉम 1927 और 1928 इनकी लाइफ के ऊपर या इनकी जो राइटिंग्स थी, इनकी पोइट्री, इनका क्रिटिसिज्म, इनका एनालिसिस, उसके ऊपर एक क्रिश्चियन की छाप आपको नज़र आएगी. सो अर्ली एज में, यानी अगर आप स्टार्ट की इनकी एज देखें तो उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा रिलीजन का अमल दखल नज़र नहीं आता. लेकिन 28 के बाद जाके तो यही चीज़ें आपको इनका जो क्रिश्चियन एक एलिमेंट है इनकी लाइफ में वो नज़र आना शुरू हो जाता है. इनके वर्क्स में अगर देखें तो हिज वेरी फर्स्ट फेमस वर्क विच वाज पब्लिश इन 1922, द वेस्टलैंड. वेस्टलैंड एक कंट्रोवर्शियल, एक इंतहाई हाईली स्कॉलरली एक डॉक्यूमेंट था. इट वाज अ पोएम, इट वाज अ लॉन्ग पोएम, इट वाज लाइक एन एपिक written on the modern sterility or the modern wastefulness of the life of the people of Europe. इसमें आफ्टर इफेक्ट्स दिखाए गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, जो एक स्टेरिलिटी थी, बैरननेस थी, एक कमर्शलाइजेशन थी, एक एब्सर्डिटी थी जो लाइफ में पाई जाती थी उस वक्त. उसको उन्होंने थोड़ा हाईलाइट किया वेस्टलैंड के अंदर. एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी, एक डिफ़िकल्ट राइटिंग थी, एडिडिटी ऑफ लाइफ और उसकी एज को जाहिर करती थी. और फिर उसका जो वेस्टलैंड का जो स्टाइल था और जो सब्जेक्ट थे, जिसका एक रेगुलर प्लॉट नहीं था, इसका रेगुलर स्टैंजा फॉर्म नहीं थी, इसका रेगुलर ब्लैंक वर्स नहीं थी ये. और फिर इसके इन्होंने डिफरेंट हिस्से किए, इन्होंने सेक्शंस बनाए और लैंग्वेज जो यूज़ की, जो इन्होंने मिथिकल रेफरेंसेस यूज़ किए. तो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सो मैनी थिंग्स. तो इसलिए इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अमंग द क्रिटिक्स कि ये क्या चीज़ इन्होंने बना ली. बट इट वाज एंड इट इज़ सिंपली द बेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री या राइटिंग, जो एक वॉर लिटरेचर को या आफ्टर जो एक वॉर लाइफ होती है उसको रिफ्लेक्ट करने की एक बुक जो है वो बनाती है इसको. 1930 में उन्होंने ऐश वेडनेसडे लिखा. ऐश वेडनेसडे और उसके बाद फोर क्वार्टर्स में आपके सामने जो मैंने लिखा है, दे आर ऑल रिटन अबाउट द स्पिरिचुअल एरिडिटी, स्पिरिचुअल स्टेरिलिटी, स्पिरिचुअल बैरननेस, द लैक ऑफ मीनिंगलेसनेस, लैक ऑफ रूटलेसनेस, अ काइंड ऑफ एब्सर्डिटी विच इज़ फाउंड इन ह्यूमन लाइफ. तो फोर क्वार्टर्स में भी आपको ये नज़र आएगा 1930 टू ऑनवर्ड्स. अब 1920 के बाद
यानी ये आपको 1928 के बाद आपको ऐश वेडनेसडे नज़र आता है और उसके बाद 4 क्वार्टेट्स नज़र आता है। तो इनकी राइटिंग्स के अंदर आपको उनका जो एक रिलीजियस फर्वर है वो बाकायदा नज़र आने लग जाता है, जहाँ वो रिलीजन की और रिलीजियस वैल्यूज़ की कदर महसूस करना शुरू करते हैं। इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये जो राइटिंग्स की, इन्होंने इसके अंदर क्लासिकल एलूजन्स लिए, मिथिकल एलूजन्स लिए, क्लासिकल राइटर्स, फॉरगॉटन राइटर्स उनके रेफरेंसेस लिए, ग्रीक हवाले लिए, इंडियन हिंदू मिथोलॉजी ली। तो ये इन्होंने अपनी जो पोइट्री है उसके अंदर रेफरेंसेस इन्होंने ऐड की। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इनके ख़ास तौर पे क्रिटिसिज्म के हवाले से अगर बात करें तो क्रिटिसिज्म में इनके वो, जैसे मैंने बताया कि क्रिश्चियन कलर जो है वो ज़रूर नज़र आता है। बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है, समटाइम्स स्टूडेंट्स और क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अनअंडरस्टैंडेबल चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ें हैं। उनकी चीज़ें मुश्किल इसलिए लगती हैं कि वो ही वॉज अ पर्सन ऑफ स्कॉलरशिप, ही वॉज अ मैन ऑफ नॉलेज, ही वॉज अ मैन ऑफ जीनियस। आप ये देखें इनकी जो उनका नॉलेज का स्पैन था वो बहुत वास्ट था। ऑफ कोर्स नो वन कैन मैच दैट नॉलेज, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल शायद लगता हो। एक इनकी और बड़ी कमाल ये है, आप कह लें इनकी जो राइटिंग्स है उनमें पोइटिक ड्रामा को उन्होंने रिवाइव किया। ही रोट 6 पोइटिक ड्रामास और इन्होंने बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन की। बेसिकली फॉलो कर रहे थे एलिज़ाबेथन्स को और ग्रीक को। एलिज़ाबेथन्स वाला सेटअप लेके उसको इन्होंने पोइट्री में कन्वर्ट किया। तो ही इनफैक्ट रिवाइव्ड एंड गेव अ न्यू लुक टू द पोइटिक ड्रामा। मर्डर इन द कैथेड्रल इनका एक शाहकार प्ले है। तो ऑल टाइम जितने भी हम पोइटिक ड्रामास कहते हैं उनमें से एक लेजेंडरी बुक की हैसियत रखता है। तो इनकी एक्सपेरिमेंटेशन हमें नज़र आती है अलॉन्ग विद दी एलिज़ाबेथन ट्रेडिशंस। जहाँ तक बात इनकी पर्सनल लाइफ का, तो इट वाज नॉट अ हैप्पी और सेटिस्फाइड वन। उनकी ज़िंदगी को इतनी अच्छी नहीं गुजरी, कोई सेटिस्फैक्ट्री लाइफ नहीं। फ्रॉम 1915 ही मैरिड अ लेडी, लेकिन उनकी शादी के कुछ अरसे के बाद ही बिकेम इनसेन। लेटर ऑन 1947 द लेडी डाइड एंड इन 1957 ही अगेन मैरिड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी टिल हिज डेथ 1965। तो ये इनकी जो घरेलू लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, वो कोई बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा आप कह लें कि सेटिस्फाइड या एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ नहीं रही। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपके सामने दिया है इनकी लाइफ का, इनके लाइफ के चंद एक इवेंट्स का और इनके जो बड़े बड़ी इनकी राइटिंग्स हैं। लेटर ऑन हम इंशाल्लाह इनका ट्रेडिशन, इंडिविजुअल टैलेंट और जो बाकी इनके वर्क्स हैं वो भी पढ़ेंगे। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इनको बहुत सारी ऑनर्स मिली। ही वॉज नॉट ओनली अ पोइट बट अ ड्रामाटिस्ट एज वेल एज ही वॉज अ क्रिटिक, one of the best critics in one of the most prominent critics in 20th century, rather all the times to come. तकरीबन जितने भी हमने लिटरेचर में क्रिटिक्स पढ़ेंगे उसमें जो टी.एस. एलियट की जो ओपिनियन होगी वो यूनिक होगी। वो उनकी एक इनके अंदर एक ख़ास क्वालिटी थी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, दैट वाज द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक अप्रोच थी इनकी राइटिंग्स में, because of which he became the prominent critic and poet among all the other critics and poets of 20th century. So this was all about a brief overview of his life and works. Next videos में इंशाल्लाह हम इनके works के बारे में पढ़ेंगे, इनके idea of critic के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। Thanks for watching.